भगवान बुद्ध को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ। उसका कारण ये है कि आज मैं जब अपने मित्र के घर ठहरा हुआ था, मेरी कोई योजना नहीं थी, न मुझे मालूम था, है ना। डॉक्टर हेमंत वाघमारे जी का जब कांटेक्ट हुआ, संपर्क हुआ, तो मैंने समुद्र से कहा कि भाई मुझे वहाँ छोड़ दो, मैं सर से मिल लेता हूँ। तब तक मुझे पता नहीं था कि भगवान बुद्ध मुझे इतना बड़ा माने सौभाग्य देने वाले हैं कि आप इतने लड़कों को और हमारे नए उद्यमियों को आप देखेंगे। उधर आ जाता हूँ। ठीक ठीक है, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं सज धज के भी नहीं आया, बिल्कुल उसी तरह से बिना नहाए चला आया कि मैं सर से मिलूँगा और अपने जो हमारे नए उद्यमी हैं उनसे मिलूँगा। और आप सबको देखकर मेरा मन जो है बहुत उछल रहा है। क्यों उछल रहा है? क्योंकि इतना बढ़िया ऑडियंस मुझे मिला नहीं, पंजाब में कहीं नहीं मिला। उसका कारण क्या है कि उनका माइंडसेट कुछ और है ना। अभी जैसे मैडम भी बता रही थी कि इनर फीलिंग है ना, कॉन्फिडेंस, कुछ बातें तो मुझे समझ में आ रही थी। फिर जो हमारे कमिश्नर साहब भी बोल रहे थे, गोटरी के बारे में मुझे उन्होंने बात बताई थी, है ना। तो उन सब का मैं धन्यवाद करते हुए, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने मुझे हिंट्स दे दिए कि आपको क्या बताना है ना। और बिजनेस माइंडसेट की बात कर रहे थे मैडम, जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर हैं, कि भाई आपको वो फीलिंग होनी चाहिए बिजनेस माइंडसेट की। एक कहानी जातक कथा में आती है वैसी, उसमें क्या होता है कि वो सेठ बोलता है, बनारस का सेठ बोलता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो मरे हुए चूहे से स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि उसने देखा है कि एक बेरोज़गार लड़का खड़ा हुआ है चौक पर, उस समय के चौक पर, बनारस बोलो ना का प्लीज़, है ना, बनारस के उस समय के माने 1500 साल पहले जो बनारस था, उसके एक चौक पर एक बेरोज़गार, अब आप सोचिए, यानी बेरोज़गारी आज ही नहीं है, बहुत पहले से चल रही है। ये समस्या हमारे समाज में अब बढ़ गई है। पहले जब हम लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे तब इतनी समस्या नहीं थी। अब समस्या क्यों बढ़ गई है, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जिसमें मैं समझता हूँ कि हमने पहले शिक्षा को इस तरह से उसका अवमूल्यन नहीं किया था, हमने शिक्षा को इतना डिग्रेड नहीं किया था। आपने अभी क्या है कि किसी बिजनेसमैन को पकड़ा दिया कि आप कॉलेज खोल लो। हमारे आंखों के सामने देखते देखते ऐसे ऐसे लोगों के पास जो कल तक उनको तो उसको कोई समझ नहीं है एजुकेशन की, वो एजुकेशन को बिजनेस के रूप में देखते। तो ये एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे भारतवर्ष में ये हो गई। और एक स्टेट नहीं, सारे स्टेटों में सबसे पहली बात, आप बिजनेस कीजिए ना, आप एजुकेशन को बिजनेस क्यों बना दे रहे हैं? एजुकेशन तो कुछ सीखने के लिए, कमाने के लिए तो नहीं है ना। हम लोगों ने जितने भी आप शास्त्र पढ़ लीजिए, या भगवान बुद्ध ने भी ऐसा नहीं कहा कि जो बिजनेस है ना, जो शिक्षा है वो कुछ कमाने के लिए है। बिजनेस जो है, आप शिक्षा को मत बनाइए, अपना रोज़गार जगत है। जैसे अभी आपके नए उद्यम स्टार्ट करेंगे, अब नए उद्यम स्टार्ट करें, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे कि ठीक है अभी हम एजुकेशन देते हैं आपको, है ना, और उसके बाद में वो अपना रोज़गार बंद कर दें और एजुकेशन ही चलाने लग गए, है ना, उसी को रोज़गार बन। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये छोटे छोटे स्टील प्लांट हमारे मंडी गोविंदगढ़ में बहुत हैं, पंजाब में, नागपुर में भी इसी तरह से छोटे छोटे रोलिंग मिल्स हैं, है ना, जो कि स्क्रैप से बनाते हैं, सरिया बनाते हैं, एंगल बनाते हैं, इस तरह के। तो मेरी आवाज़ पहुंच रही है एंड तक? अच्छा, तो वहाँ छोटे छोटे रोलिंग मिल बहुत थे। कहाँ पर? मंडी गोविंदगढ़, ठीक है। वो लोग क्या करते थे, देखिए, जो साइकिल की स्पोक्स होती है ना, जब वो टूट जाती है तो वो भी कलेक्ट कर लेते थे, कलेक्ट करके उसको री रोल कर लेते थे। उनकी जो भट्टी होती थी, जैसे हमारी भट्टी है छोटी वाली, उसी तरह में गर्म कर लेते थे। आपको जान के हैरानी होगी कि अभी मैडम जो बोल रही थी काउडंग के बारे में कुछ बता रही थी, वो काउडंग का फ्यूल यूज़ करते थे, उसको गर्म कर लेते थे। लोहे को छोटे छोटे पीस गर्म कर लिए, और गर्म करके मुझे जब बताया गया कि लकड़ी के रोल होते थे, आई वॉज एस्टॉनिश्ड कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या। लेकिन देखिए इनोवेशन, जो इनोवेशन है, उस समय के लोगों ने वहाँ
मैंने ये आज से 50-60 साल पहले की बात है, इतने इनोवेटिव थे, वैसी लकड़ी के रोल बना करके वो इस तरह के पतली पतली सीखें निकाल लेते थे और उसका फिर यूज़ होता था। तो जिसको हम लोग बोलते हैं आज की रिसाइकलिंग ऑफ द स्क्रैप, बहुत बड़ा व्यवसाय, उस तरह से बहुत लोग जुड़े हुए थे। और लुधियाना तो एक टाइम में कहा जाता था कि घर घर में इंडस्ट्री है, छोटी छोटी आपके लेथ मशीन लगा करके बहुत से रोज़गार करते थे। इसलिए पंजाबी पढ़ने में ध्यान ही नहीं देते थे, है ना। इसलिए जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे ये खुशी हुई कि भाई इतने लोगों में आखिर उत्साह है उद्यम करने का। उद्यम तभी तो आप सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, है ना। वहाँ किसी को बुलाइए तो वो आता ही नहीं, क्योंकि उसको पहले ही मालूम है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि ये जो भारत सरकार या हमारी महाराष्ट्र सरकार जो आप सब तक पहुंचा रही है चीज़, बहुत बार तो माइती ही नहीं होती, है ना, कि ये सारी योजनाएं चल रही हैं, ये बताने ही कोई नहीं आता। जिसको बताया जाता है बड़े सेलेक्टिव हैं, क्योंकि उसमें से अपना कमीशन फिट होगा, हम आपको इतना देंगे, इतना लेंगे। इस तरह से करके हमारे यहाँ जो समस्याएं हैं और बढ़ी हैं। मैं किसी सरकार की निंदा नहीं कर रहा हूँ, इसलिए जनरल प्रोसीजर हमने भारतवर्ष में देखा। इसको हम लोग बहुत शुद्ध भाषा में, समझ में आ रही मेरी बात से, भ्रष्टाचार कहते हैं, है ना। लोअर लेवल से लेकर के हायर लेवल तक भ्रष्टाचार हमारा फैला हुआ है। हम जो भी सीखेंगे, अगर मान लीजिए मैं उद्यमी बन के अगर भ्रष्टाचारी बन गया तो मुझे सुख मिलने वाला नहीं, है ना। ये भगवान बुद्ध की ये जातक कथाओं में से मैं निकाल के आपको बताऊंगा। लेकिन अगर अनाथ पिंडिक जैसा कोई व्यवसायी है तो सुख ही सुख है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। हमारा जो उद्यम है, हमारा जो व्यवसाय है, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करें, कुछ इस तरह के लिए है कि समाज में समता आए, समाज में सुख समृद्धि आए, है ना। तो इसलिए मैंने रिक्वेस्ट किया कि ठीक है, हमारे उद्यमी बहुत अच्छा उद्योग करेंगे, करोड़ों रुपए कमाएंगे, है ना। लेकिन अगर उनके पास ये मन में ये भावना नहीं है, सम्यक की भावना नहीं है ना, तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो भी दुख पाएंगे, नींद नहीं आएगी, तमाम बीमारियां होंगी, बहुत सारी असुविधाएं होंगी, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि हम उद्यम तो करें, लेकिन कैसा उद्यम करें इसकी जानकारी हमें जातक कथाओं से मिलती है। मैं आपको बताऊं कि विदेशों से जो मैनेजमेंट आ रहा है उसके आधार पर हम कहते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़े बड़े जो उद्योग धंधे हैं उनको हम बता दे रहे हैं कि भाई आप 30% अपना इसमें लगाएं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं आप सबको मालूम है, मुझे कुछ बताना नहीं है। उसमें भी उनका स्वार्थ छुपा हुआ है, वो भी वहाँ के जनता के हित में नहीं आ रहा है, उनके हित में ही आ रहा है। उतना टैक्स डिडक्शन, उतना सेविंग करेंगे, है ना, उनके ऐश्वर्य बढ़ते जाएंगे। क्योंकि गाड़ी, मान लीजिए हम आज 50 लाख की 1 करोड़ की गाड़ी ले लें, उसको अपने खर्चे में दिखा देंगे, उतना माइनस हो गया। ऐश्वर्य किसका बढ़ गया? आपका बढ़ गया। समाज में जो है विषमता बढ़ गई, है ना। अब हमारे यहाँ और साथ में एक और चीज़ जुड़ी हुई है, जाति व्यवस्था। अब एक क्लास है, उसको तो आप पूरी तरह से वंचित रखेंगे। तो समाज में जो उद्योग बढ़ाकर, है ना, समृद्धि लाने की बजाय हम क्या करते हैं, विवशता ले आते हैं, है ना, एक एक्सप्लॉयटेशन ले आते हैं, शोषण ले आते हैं। तो हमारा जो मॉडर्न मैनेजमेंट है अनफॉर्चुनेटली हमको यही सिखा रहा है। तो हम उनकी जो अच्छी बातें हैं उसको ग्रहण करेंगे, अपने साथ जातक कथा रखेंगे, भगवान बुद्ध का ज्ञान अपने साथ रखेंगे और हम सम्यक का निर्वाह करेंगे। सम्यक का निर्वाह करने से हमको दोनों लाभ होंगे, है ना। हमारा व्यवसाय भी बढ़ेगा और हमारी शांति भी बढ़ेगी, सुख सुविधा भी हमारी बढ़ेगी, समाज में असमता नहीं फैलेगी। और ये मैं आपको बताता हूँ, आप पूरे इतिहास का, पूरे वर्ल्ड के इतिहास का आप अगर अध्ययन करेंगे, जैसे हमारे बीच एक हुए थिंकर मार्क्स, है ना, मार्क्स ने बात की सरप्लस वैल्यू की।
और सरप्लस वैल्यू के आधार पर उसने पूरे वर्ल्ड के इतिहास को कर दिया कि जब जब ये सरप्लस वैल्यू के हिसाब से उसने कैटेगराइज कर दिया कि जब शोषण बढ़ जाता है तो ये हमारी रिवॉल्यूशन देता है ना। इस आधार पर उसने पूरे इतिहास को बांट दिया। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि सम्यक के आधार पर भगवान बुद्ध ने जो कॉन्सेप्ट दिया है उसके आधार पर आप विश्व का इतिहास देखिए। जब जब सम्यक गड़बड़ाया है, जब जब सम्यक का निर्वाह नहीं हुआ है, तब तब प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई। चाहे वो पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, जहाँ भी। और फॉर्चुनेटली जब सम्यक का बिंदु जब आप क्रॉस कर जाएंगे, जब लांघ जाएंगे, जब मर्यादा तोड़ देंगे, तो ये सारी असुविधाएं होंगी। इसकी कहानियाँ जातक कथाओं में मिलती हैं। उसके आधार पर मैं ये आपको ऑथेंटिकली बता सकता हूँ कि सम्यक का निर्वाह करना कितना ज़रूरी है ना। तो हमारी भारत सरकार का अगर जो उद्यम ये कर रहे हैं कि हर जगह हम अपने जवानों को रोज़गार, जैसे मान लीजिए आपने कह दिया हमें 1 करोड़ रोज़गार देंगे हर साल, है ना, और आप सचमुच में कुछ नहीं दे पा रहे हैं, बहुत थोड़ा। जैसे भी मैडम ने बताया कि 100 पोस्टें हैं, 5 लाख, है ना, और इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और पीएचडी सब अप्लाई कर रहे हैं। तो पंजाब की स्थिति क्या है? पुलिस के लिए 20 लाख रुपए दीजिए, नायब तहसीलदार के लिए इतने लाख रुपए दीजिए। जो बेचारे पढ़े लिखे जो काबिल हैं उनको नहीं मिलती है ना। फिर आप कहेंगे कि हमारे तो 5 लाख एप्लीकेंट। अरे भाई, एप्लीकेंट से क्या फ़र्क, आपने तो करना वही है। आपकी पॉलिसी क्या है? आपकी पॉलिसी तो भ्रष्टाचार की है। तो ऑल सेड एंड डन, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट अपने गलत तरीके से करते हैं, जिसमें कि अब जिस आदमी ने भी 20 लाख लिया होगा, जिस भी अधिकारी ने, उसके मन में क्या भावना थी? लालच, यानी वो सम्यक का निर्वाह नहीं कर रहा था। भगवान बुद्ध की जो बात है वो उसका पालन नहीं कर रहा था, लालच में आकर के वो ये सब कर रहा। तो अगर आप मान लीजिए, अगर आपके 5-10 मंत्री पकड़ भी लेते हैं, उनको जेल भी हो जाती है, तो उससे समाज सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि 5 की जगह 50 और मौजूद हैं। यहाँ तो जिसको मौका मिलेगा वो वही करेगा, है ना। इसलिए ज़रूरत किस चीज़ की है? जातक कथाओं की, ताकि आपको मूलभूत समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है ना। मैं उनको देखूँगा, उनकी तो इतनी बड़ी कार है, इतना बड़ा बंगला है, और मैं भी वैसा ही करूँ जैसा वो कर रहे, तो दुष्ट हैं, है ना। तो मुझे इसलिए कहते हुए ये संकोच नहीं हो रहा है कि हमारा जो भी उद्यम होगा वो एक इस ख्याल से होगा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बस 2 मिनट करके मैं इसको समाप्ति दूंगा, क्योंकि जापान में गया था और जापान में मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। छोटे से में उन्होंने CNC लेथ लगाई हुई है। उनका एक आदमी जो है वो काम भी करता है वहाँ पर। तो जब मैंने उनसे पूछा कि आप कितने दिनों से यहाँ काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा सर ये हमारी 4थी पीढ़ी है, 4th जनरेशन में यही काम कर रहा हूँ, है ना। अब हमारे यहाँ आप किसी इंडस्ट्री में जाके पूछ लीजिए तो क्या कहेगा? 4था महीना है, क्योंकि आपके यहाँ सम्यक तो है ही नहीं, आपका काम है उसको शोषण करना, है ना। आप ये नहीं देखेंगे उसकी क्या ज़रूरतें हैं। तो हमारा उद्यम उस हिसाब से हो, उद्योग इस हिसाब से हो कि हम उसको समावेश करें, है ना। वो हमारी इंडस्ट्री का एक हिस्सा बन जाए, हमारे परिवार का एक हिस्सा बन जाए। तो हम लोग आपको ये भी बताएंगे, है ना। वाघमारे सर जो क्लासेस आरंभ करवा रहे हैं, और कालांतर में भी मैं आपसे मिलता रहूँगा और इसकी जानकारी आपको देता रहूँगा कि जातक कथाओं में जो मैनेजमेंट है वो कितने ऊंचे दर्जे का है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मराठी जितनी मैं समझ पाया वो बहुत अच्छी तरह मुझे मन में बस गई है, और आगे भी मैं आपसे सीखता रहूँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय। थैंक यू वेरी मच। सामने बहुत अच्छी बात रखी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे उद्योजक गुरुवर सर, प्रकाश सर आणि प्रकाश सर प्लीज कम ऑन स्टेज।
आ जाओ आइए। आइए सर आइए क्या ना यहाँ पे त्यांचे एक मनोगत घ्या. हो इथे रेश्मा तायडे आलेल्या आहेत. मी विनंती करतो मंचकाला की रेश्मा तायडे मॅडम यांचं स्वागत करावं. हे EDP 2 चे उद्योजक आहे. त्यांनी टिश्यू पेपरचा उद्योग सुरू केलेला आहे. मी मंचकाला विनंती करतो की मॅडमचं स्वागत करावं. अभी हमारे पास मेकिंग टीम किया जी 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 बहुत बढ़िया और टिश्यू पेपर सर के हस्ते कर लो नाम से. मॅडमला एक बोलायला पण द्या, 2 शब्द सांगतील त्या. तो शब्द मनोगत व्यक्त करतील असं त्या विनंती करतो. गुड आफ्टरनून एवरीवन. सगळे बसलेले मान्यवर. माझं नाव रेश्मा तायडे आहे आणि मी EDP 2 ची स्टुडंट आहे. बेसिकली मी 5 वर्ष बँकेमध्ये सर्व्हिस केली होती मुंबईला इंडसइंड बँकमध्ये. देन आफ्टर मी म्हटलं की मला स्वतःचा व्यवसाय चालू करायचा आहे. तर मी टिश्यू पेपर मॅन्युफॅक्चरिंगचा हा बिझनेस स्टार्टअप करण्याचा विचार केलेला आहे. तर मी माझ्या ओन लँडवरच चालू करणार आहे. आपला बेलकोलीला माझी ओन लँड आहे, त्याच्यामध्ये मी माझा हा बिझनेस चालू करणार आहे. तर मी बेसिकली एकदम कसं मशिनरी घेणं आणि परचेस करणं त्यासाठी त्यापूर्वी मी माझं ट्रेडिंग आणि डिस्ट्रीब्युशनची चालू केलेली आहे, जेणेकरून मला जे 5 स्टार 4 स्टार जेवढे हॉटेल्स इंडस्ट्री आहे, कॅटरिंग सर्व्हिसेस आहे, त्याच्यामध्ये भरपूर प्रमाणात टिश्यू पेपर लागतो. तर जे सप्लाय जे आहे ते मी माझं चालू केलेलं आहे. आणि जी मशिनरी आहे ऑलरेडी मी ऑर्डर दिलेलं आहे पुणे आणि गुजरातच्या मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनीला. तर जसं माझं लोन प्रोसेस होईल तसं मी माझा मॅन्युफॅक्चरिंग पुढल्या 2-3 महिन्यामध्ये चालू करेन. मॅम तुमचं एज्युकेशन पण सांगा ना, तुमचं एज्युकेशन सांगा ना तुम्ही. EDP मधून काय केलं आहे किंवा एज्युकेशन? माझं MBA इन मार्केटिंग पुण्यामध्ये झालेलं आहे. नोकरी पण करत होत्या, लेफ्ट दी जॉब, आपलं EDP केलं आहे. आणि आफ्टर EDP 4-5 महिन्यापासून त्या या सर्व याच्यात आहेत आणि आता सध्या त्यांनी ट्रेडिंग सुरू केलं आहे. ट्रेडिंगमध्ये ते पक्के झालेत आणि आता सो फॉर स्टार्ट अ ओन मॅन्युफॅक्चरिंग. थँक्यू मॅम. यानंतर मी EDP 1 चे आहेत प्रशिक्षणार्थी आदित्य मोडगरेची मी त्यांना विनंती करतो. यांचं HKMA फूड स्पाइसेस मसाल्याचा एज्युकेशन सांग केलेलं आहे. मी पुढच्या मंचाला विनंती करतो की त्यांनी मिस्टर आदित्य यांचं स्वागत करावं. सर कैसे चला सर. चालू सर.